नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है बस्तर का मास्टर प्लान, विकास पर घमासान। बस्तर, जहां कभी सिर्फ बारूद, बंदूक और ब्लडशेड की चर्चा होती थी, अब वहां पर बस्तर 2.0 का ब्लूप्रिंट तैयार होने की बात हो रही है। 19 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि नक्सलवाद मुक्त भारत के अगले चरण की सबसे बड़ी रणनीति यहीं तय होगी। लेकिन सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, सवाल उस विकास मॉडल का भी है जो अब बस्तर के जंगलों, जमीन और खनिजों के बीच तैयार किया जा रहा है। सरकार कह रही है बस्तर में बंदूक नहीं, विकास बोलेगा। सड़क, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल नेटवर्क और रोजगार, यही नए बस्तर की पहचान होगी। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नक्सलवाद खत्म करने की आड़ में अब बस्तर की खनिज संपदा पर सीधे तौर पर नजर है। यानी सवाल यह नहीं कि बस्तर बदल रहा है या नहीं, सवाल यह है कि बस्तर आखिर किसके लिए बदलेगा। क्या रेड कॉरिडोर को सच में ग्रोथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है या फिर विकास के नाम पर संसाधनों की नई सियासत लिखी जा रही है? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बस्तर में अब सिर्फ बंदूक और बारूद की बात नहीं हो रही, बल्कि ब्लूप्रिंट, बैलेंस और बिल्डिंग न्यू बस्तर की चर्चा है। अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, तो प्रशासनिक मशीनरी भी तैयारियों में जुट गई है। सूत्रों की माने तो बैठक में सिर्फ सुरक्षा समीक्षा ही नहीं होगी। 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन के मास्टर प्लान पर बड़ा मंथन हो सकता है। सीमावर्ती जिलों में संयुक्त रणनीति, इंटरस्टेट इंटेलिजेंस नेटवर्क, ड्रोन सर्विलांस और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को लेकर भी अहम फैसला संभव है। यानी अब लड़ाई सिर्फ जंगल के भीतर नहीं, डेटा, ड्रोन और डिजिटल इंटेलिजेंस के जरिए भी लड़ी जाएगी। 19 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा, बस्तर 2.0 का महा ब्लूप्रिंट फाइनल होने की संभावना। नक्सलवाद मुक्त भारत के अगले चरण पर मंथन, सुरक्षा के साथ विकास पर फोकस, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोबाइल नेटवर्क, रोजगार, 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन एक्शन प्लान, सीमावर्ती जिलों में संयुक्त सुरक्षा योजना, इंटरस्टेट इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम पर बात, सड़क और सुरक्षा कैंप नेटवर्क विस्तार, आदिवासी इलाके में शिक्षा और रोजगार मॉडल पर जोर, स्वास्थ्य और मोबाइल कनेक्टिविटी की समीक्षा, ड्रोन सर्विलांस सिस्टम से हाईटेक निगरानी, केंद्र और राज्यों में बेहतर समन्वय तंत्र, विकास परियोजनाओं का निरीक्षण कर सकते हैं शाह। बस्तर में रेड कॉरिडोर को ग्रोथ कॉरिडोर में बदलने की तैयारी है। इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि सशस्त्र नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब सरकार की नजर बस्तर की खनिज संपदा पर है। नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर के खनिज संसाधन को बेचने के लिए, वहां की जंगल को कटाई करने के लिए रोडमैप सरकार बना रही है। उसी के लिए जो छत्तीसगढ़ के अलावा 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया गया, उस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर ही बस्तर को लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग प्रदेश और यहां के संसाधनों को बेचने का काम करते रहे, वो अब नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। बीजेपी इसे नया बस्तर बता रही है, जहां सुरक्षा के साथ विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। देखिए, जो लोग यहाँ पर प्रदेश को बेचने का काम किए और जिन लोगों ने हमेशा यहाँ के लोगों को लूटने का काम किया, न केवल यहाँ के लोगों को, प्रदेश को लूटने का काम किया, आज वो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। पहले अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद बात। फिलहाल बस्तर में बहस सिर्फ नक्सलवाद खत्म करने की नहीं है, ये बहस इस बात की भी है कि विकास का मॉडल आखिर किसके लिए तैयार हो रहा है। 19 मई का दौरा सिर्फ एक सुरक्षा समीक्षा नहीं है, ये बस्तर के भविष्य की बड़ी पटकथा भी मानी जा रही है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। बस्तर की लड़ाई सिर्फ नक्सलवाद की नहीं रही, यह हमेशा भरोसे, भागीदारी और बुनियादी विकास की लड़ाई भी रही है। इसलिए जब बस्तर 2.0 की बात होती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा कैंप, ड्रोन सर्विलांस का नहीं उठता, सवाल यह भी उठता है कि आखिर इस नए मॉडल में आदिवासी कहां खड़ा है। क्योंकि इतिहास गवाह है, बस्तर में सड़कें भी आई, परियोजना भी आई, लेकिन विस्थापन और अविश्वास की बहस भी साथ आई। अब एक बार फिर से बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन का लक्ष्य तय किया गया है।
डिजिटल इंटेलिजेंस, इंटरस्टेट नेटवर्क और हाईटेक निगरानी की बात हो रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस का आरोप है कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब असली लड़ाई खनिज संपदा पर शुरू होगी। तो क्या बस्तर में विकास और संसाधनों की राजनीति साथ साथ चलने वाली है? क्या अमित शाह का दौरा सिर्फ सुरक्षा समीक्षा है या फिर बस्तर के भविष्य की नई पटकथा लिखी जाने वाली है? बंसल न्यूज कुछ सवाल है, क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या बस्तर 2.0 सुरक्षा का मास्टर प्लान है या संसाधनों का नया रोड मैप? दूसरा सवाल, क्या नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब बस्तर की खनिज संपदा पर सियासत तेज होगी? तीसरा सवाल, क्या अमित शाह का दौरा बस्तर में सुरक्षा के साथ भरोसे की भी बहाली कर पाएगा? तीन बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जायसवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो से जुड़े हुए मेरे साथ, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सुशांत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल विधायक भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। विकास उपाध्याय जी हैं, पूर्व संसदीय सचिव हैं, विधानसभा चुनाव भी वो जीत चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुशांत जी के पास चलता हूं। सुशांत जी, सरकार नया बस्तर बनाने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार खनिज संपदा और जमीन को लेकर सवाल उठा रही है। क्या सरकार गारंटी दे सकती है सुशांत जी की विकास के नाम पर स्थानीय लोगों के अधिकार कमजोर नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विश्व ऐसा विषय जवाब देंगे प्लीज। कांग्रेस जो सवाल उठा रही है इस पर क्या कहेंगे? जी प्राधिकरण, जी, देखिए कांग्रेस पे सवाल उठाने, कांग्रेस को सवाल उठाने के लिए ही जनता ने विपक्ष में भेजा है। परंतु महत्वपूर्ण विषय यह है कि देश के संघीय ढांचे में क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय हो, इसके लिए अभिनव पहल मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की अध्यक्षता में प्रारंभ की गई। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दल, किसी भी दल का राज्य हो किसी राज्य में, लेकिन राज्यों के बीच में आंतरिक सीमाई जो विवाद हैं, आंतरिक जो विकास के विवाद हैं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो समावेशी स्वरूप होना चाहिए, वो जो अंतर कई दशकों तक भारत में था, उस अंतर को पाटने के लिए एक पहल की गई। इससे पहले बनारस में इस बैठक हुई थी, अब ये जगदलपुर में आयोजित की जा रही है। और अपने आप में महत्वपूर्ण ये है कि नक्सलवाद, जिसको हम सशस्त्र नक्सलवाद कहते हैं, इसकी समाप्ति के पश्चात होने वाली ये पहली बैठक है। स्वाभाविक तौर पर जो बस्तर ऐसा राज्य जिसकी सौंदर्यता, जिसका पर्यटन आज तक अछूता था नक्सलवाद के विसंगतियों के कारण, विषमताओं के कारण, वो उभर कर निखरेगा। और मेरी ऐसी मान्यता है कि माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना नवा अंजोर छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद ही संभव है। तो इस कदम पर स्वागत करना चाहिए विपक्ष के साथियों को। अब चूंकि वो राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास कोई विषय नहीं बचा है। वर्षों तक नक्सलवाद के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अगर प्रश्न उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, तो उनको पहले अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए। ठीक। विकास जी, कांग्रेस सरकार पर संसाधनों को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही बीजेपी सरकार के ऊपर, लेकिन वर्षों तक सत्ता में रहने के दौरान बस्तर में विकास और भरोसे का मॉडल आखिर क्यों नहीं बन पाया? क्या कारण आप मानते हैं विकास जी? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में थी, और नक्सलवाद को फैलने का, फूलने का अगर कभी अवसर मिला तो इन 15 सालों में देखने को मिला कितनी घटनाएं हुई, कितने हमारे जवान शहीद हुए, कितने निर्दोष लोगों को मारा गया, कितने आदिवासी भाई मारे गए, कितने राजनीतिक दल के लोगों को सरेआम हत्या कर दी गई, ये किसी से छुपा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी, अभी मैं विधायक जी की बात को सुन रहा था, साथी हैं, हमारे भाई हैं, कांग्रेस और नक्सलवाद के विषय में बात कर रहे हैं। साहब, आप झीरम घाटी की घटना को नहीं जानते। कांग्रेस पार्टी की एक समूची लीडरशिप को खत्म करने का प्रयास इस नक्सलवाद ने किया था। हम तो नक्सलिज्म की लड़ाई, नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई 5 साल जब कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार बनी थी, वहाँ रोजगार के आयाम, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम चीज़ों को लेकर गए और लोगों को वहीं पर रोजगार दिया, स्वास्थ्य दिया, शिक्षा दिया। वहीं से नक्सलिज्म एक विचारधारा, नक्सलवाद एक विचारधारा है, जिस विचारधारा में अंकुश लगाने की आवश्यकता है। आप नक्सलवाद खत्म होने की बात करते हैं, कुछ दिन पहले आईडी में ब्लास्ट हुआ, उस चिट्ठी पत्र आता है, इन तमाम चीज़ों को आपको समझ में नहीं आ रहा। नक्सलवाद खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो वहाँ के स्थानीय लोग बताएंगे, वो आदिवासी भाई बताएंगे, जिनके जल जंगल जमीन को हड़पने का एक अलग प्लान चल रहा है। रेड कॉर्पेट बिछाने की बात, कभी नक्सल घोर जघन्य हत्या करने वाले नक्सलियों के लिए इनके गृह मंत्री करते हैं, विजय शर्मा जी उनको बुलाकर बार बार बातचीत करते हैं। ताड़मेटला की घटना आप जानते होंगे, किस प्रकार से 76 जवान शहीद हुए,
माननीय हाई कोर्ट की टिप्पणी ने भी सरकार की एजेंसियों की पोल खोलने का काम किया है। लगातार अगर नक्सलिज्म खत्म हुआ है, केदार कश्यप जी का बयान सुन रहा था, अच्छी बात है, आप सिक्योरिटी लेना छोड़ दीजिए, सुरक्षा में जाना छोड़ दीजिए, आप बेखौफ होकर घूमिए। मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है, यहां से तो जगदलपुर हेलीकॉप्टर में जाइए, उसके बाद वाहनों में जाइए, सुरक्षा लिए भी न जाइए। अभी अमित शाह जी आ रहे हैं, बिना सुरक्षा के आप जाइए, अगर आप जाएंगे तो हम समझेंगे नक्सलिज्म खत्म हो चुका है। दीपक बैज जी ने बयान दिया है, ठीक है, जो खुद बस्तर के रहने वाले हैं, असलियत को, असली बात को बताने वाले तो वहां के लोग हैं। आप यहां बैठकर रायपुर में, दिल्ली में बैठकर नक्सलिज्म खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में आप कोई ठोस बात कर नहीं सकते। किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार या अमित शाह जी बस्तर में आते हैं और क्या आने वाले दिनों में हो रहा है, ये एक छोटे से वहां रहने वाले आदिवासी भाई को मालूम है, इस प्रदेश के एक एक व्यक्ति को मालूम है। ठीक है। धर्मेंद्र जी, क्या पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार बस्तर में सुरक्षा और विकास को साथ लेकर कोई बड़ा और लंबा विजन तैयार कर रही है? निश्चित तौर पर देखिए, बस्तर में सशस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति की घोषणा हुई है, नक्सलवाद की समाप्ति की घोषणा नहीं हुई है। हथियारबंद नक्सली अब जंगलों में नहीं है, ये घोषणा सरकार ने की है, ये दावा किया है। हालांकि उस घोषणा के बाद एक और समर्पण हुआ है, वो देखिए छुटपुटी स्तर की चीज़ें सामने आती रहेगी, लेकिन बस्तर में भी जो चुनौतियां हैं, वो सशस्त्र बलों के लिए जो चुनौती है वो सबसे बड़ी है कि बस्तर के चप्पे चप्पे में बारूद बिछा हुआ है, पूरे बस्तर में आईईडी के बिछे हुए हैं, लैंडमाइन बिछे हुए हैं, उसको डिटेक्ट करना, उनको निष्क्रिय करना और पूरे बस्तर को क्लीन अप करना, ये सुरक्षा बलों की चुनौती है। उसके साथ ये देखना कि वहाँ नक्सलवाद दोबारा न पनपे, हथियारबंद नक्सली फिर से मैदान पर न उतरे, जंगलों में न उतरे। जिस तरीके से हथियारों की रिकवरी होनी चाहिए थी, उतनी संख्या में हथियारों की रिकवरी हुई नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि जो सरकार के जवानों से हथियार लूटे गए थे, उनमें से जो हथियार अब तक रिकवर नहीं हुए हैं, आखिर वो हैं कहाँ, उसकी रिकवरी कब तक होगी, ये सरकार के सशस्त्र बलों के सामने चुनौती है। दूसरी चुनौती सरकार के सामने है वहाँ के विकास का रोड मैप तैयार करना, जिसके लिए सरकार लगातार कमिटेड दिखाई दे रही है कि वहाँ एक रोड मैप बने, वहाँ का विकास हो। मैं एक याद दिलाना चाहूँगा सुशांत जी को कि 1 साल पहले, अभी जो बजट गया नहीं, इसके पहले के बजट में वित्त मंत्री ने एक घोषणा की थी, बस्तर में जो वाइबिलिटी गैप होगा वहाँ के विकास के लिए, कम्युनिकेशन गैप जो बना हुआ है उसको दूर करने के लिए वाइबिलिटी गैप स्कीम उन्होंने शुरू करने का ऐलान किया था। उस स्कीम में कितना काम हो पाया, कितने वहाँ नए मोबाइल टावर लगे, कितनी बसें वहाँ चलाई जा सकी, और सरकार ने किन प्राइवेट एजेंसियों को या प्राइवेट कंपनियों को कितना अनुदान दिया वाइबिलिटी गैप पे, ये सरकार को बताना चाहिए था। इस पर अब कोई चर्चा नहीं होती। जो सरकार के सामने ये चुनौती है कि बस्तर के लोगों का विश्वास जीता जाए, वहाँ विकास के नए रास्ते तैयार किए जाएं और उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहे। लेकिन इससे बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए है। विपक्ष को यह देखना होगा कि बस्तर के आदिवासियों के साथ छल कपट न हो, वहाँ के साथ धोखाधड़ी ना हो, उनका हक और हुकूक पूरा मिले। ये चुनौती कांग्रेस के लिए है कि वहाँ के आदिवासियों के हितों का संरक्षण करने के लिए उनको मैदान में उतरना होगा। केवल रायपुर में बैठ करके या बयान देने भर से ये टारगेट पूरा नहीं होगा। बस्तर के आदिवासियों के साथ जो अन्याय की संभावना, आशंका दिखाई देती है, वो दूर नहीं होने वाली। उसके लिए कांग्रेस को सड़क पर उतरना पड़ेगा और सरकार को इस बात के लिए उनको ताकीद करना होगा कि वो बस्तर के आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो वहाँ अभी निजी कंपनियों का आना शुरू होगा। निश्चित तौर पर जब यदि आप विकास की बात करते हैं तो निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी, बड़े औद्योगिक घराने सामने आएंगे, उनको वहाँ काम दिया जाएगा। लेकिन वो औद्योगिक घराने बस्तर के आदिवासियों के साथ अन्याय न करें, उनका हक उनको पूरा दें और वहाँ के लोगों की उनकी भागीदारी वहाँ के विकास में हो, यह सुनिश्चित करना सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी होगी। सुशांत जी, अगर बस्तर में सड़क, अस्पताल, मोबाइल नेटवर्क और रोजगार जैसी सुविधाएं तेजी से बढ़ती हैं तो फिर विपक्ष इस पूरे अभियान को लेकर शक क्यों जता रहा है, क्यों शक की नजरों से देख रहा है, क्या कारण है इसका, आप ही बता दीजिए। देखिए, जिसके जैसे नजारे नियत होगी वैसे उनको नजारे दिखते हैं। आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग किसी भी अच्छी योजना को भ्रष्टाचार के नजरिए से ही देखते हैं, वह अवैध आचरण के नजरिए से देखते हैं। अभी हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे थे तो मेरे ही विधानसभा के प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था कि 165 मोबाइल टावर लगाए गए बस्तर में। मेरे ही विधानसभा प्रश्न के जवाब में माननीय मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री जी ने जवाब दिया था कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क बस सेवा के माध्यम से लगभग 100 बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से बहुत सारी चीजें स्पष्ट करता था। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है
और जिससे बस्तर अछूता रहा है। स्वाभाविक तौर पर नक्सलवाद का दंश झेलते झेलते वह क्षेत्र विकास के पैमाने से बाहर है। फिर मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विपक्ष के साथियों की जो भी आशंका है वो निर्मूल साबित होगी और बस्तर एक उदीयमान नक्षत्र के रूप में भारत के राजनीतिक मानचित्र में उभरेगा, ऐसी हम सब की संयुक्त प्रयास के माध्यम से मान्यता है। विकास जी, बीजेपी रेड कॉरिडोर से ग्रोथ कॉरिडोर की बात कर रही है। क्या कांग्रेस को डर है कि बस्तर में बदलते नैरेटिव का राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखिए, कभी हम इसको राजनीतिक चश्मे से कभी नहीं देखते। मैं अभी सुशांत भाई की बात सुन रहा था, वो विकास की बात कर रहे थे। साहब, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद तो सबसे ज़्यादा आपको मौका मिला इस प्रदेश में का नेतृत्व करने का। सबसे ज़्यादा साल तो आपकी पार्टी की सरकार रही। आपने विकास की कोई नींव नहीं रखी। अगर आप रखते तो आज बस्तर की तस्वीर कुछ और होती। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने जो मूलभूत सुविधा वहाँ पर दी, उसकी वजह से जहां अस्पताल से लेके लोगों को वन उपज की खरीदी का पैसा बढ़ाने से लेके हर चीज में, स्वास्थ्य से लेके सब चीज पर उनको मदद की। आपके जमाने में तो स्कूलों को बंद करके कैंप आपके 5 साल आप सरकार में स्कूलों संसदीय मंत्री थे, संसदीय सचिव थे गृह विभाग में, पीडब्ल्यूडी में। आप अपने ही आंकड़े प्रस्तुत कर दें कि बस्तर में अपने 5 साल के कार्य में आपने क्या दिया। खत्म करने की पैरवी करने वालों में से हैं। लेकिन जिस प्रकार से धर्मेंद्र भाई ने इस बात को कहा कि उनके साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी तो हम विपक्ष में हैं। हम सरकार में भी रहते तो उसकी जवाबदारी हम लेते। हम अभी विपक्ष में हैं। हम सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेता इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। अगर कहीं उनके साथ धोखा हो गया तो इसके बाद उनको कभी कुछ मिलने वाला नहीं। और रेड कॉर्पोरेट की आप बात कर रहे हैं तो कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए वहां के जो कीमती मिनरल्स हैं, जो बड़े इतने पहाड़, जो कुदरत की देन हमारे प्रदेश में है, भगवान ने हमको इतने कीमती मिनरल्स दिए हैं, उसको कहीं बेचने का काम विकास जी से लेंगे जीवन भर पिछले 5 सालों में बस्तर संभाग को साजिश के तहत इनके नेतृत्व में, यानी ये तो संसदीय सचिव थे पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग के, और इन्होंने क्या दिया आज स्पष्ट करें बंसल न्यूज़ पर। के लोग ये सवाल उठा रहे हैं। फिर मैं बताऊंगा कि 2 वर्षों में या डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में कितने विकास के पैमाने वहां पर स्थापित किए गए। एक सामान्य आदिवासी, एक मजदूर आदिवासी, एक सामान्य आदिवासी इस बात। अरे विकास जी, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपने क्या किया। अगर विकास की सोच होती धर्मेंद्र जी, या आप ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। विकास जी, मैं आऊंगा आपके पास। सुशांत जी, मैं आऊंगा। धर्मेंद्र जी, नक्सलवाद कमजोर पड़ने के बाद अब बस्तर की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? सुरक्षा, भरोसा या संसाधनों पर नियंत्रण? जी, तीनों ही चुनौतियां हैं सरकार के सामने। सुरक्षा को लेकर के अभी हाल ही की बात करें तो कांकेर में जो लैंडमाइन डिटेक्ट करने गए थे, उनमें से 3 जवान शहीद हुए। तो इस सुरक्षा बलों के सामने चुनौती है कि बस्तर को पूरी तरह से सुरक्षित घोषित करें और पूरी तरह से सुरक्षित करें, और वहाँ के लोगों का भरोसा जीतना सरकार का काम है। सरकार को ये देखना होगा कि बस्तर का आदिवासी किसी तरह से उसका भरोसा न टूटे, और वो सरकार जो विकास के काम वहाँ लेकर के जाना चाहती है, जिस तरीके से वहाँ के डेवलपमेंट का प्लान अभी बनने वाला है, एक पूरा रोड मैप तैयार होने वाला है, जिसको आपने ग्रोथ कॉरिडोर कहा है। तो ग्रोथ कॉरिडोर बनेगा तो उसमें आदिवासियों की भागीदारी कितनी होगी, उनको विश्वास में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, उनका भरोसा जीतने के लिए सरकार किस तरह से कदम उठाएगी, सरकार उनका भरोसा जीत पाती है या नहीं, ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। मैं फिर से कहूँगा कि चुनौती कांग्रेस के लिए भी है। यदि सरकार अपने किसी कर्तव्य निर्वहन में कहीं चूक करती है, सरकार के किसी काम को लेकर के ऐसा एक संदेश जाता है कि बस्तर के आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वहाँ जो ग्रोथ का जो इंजन बस्तर बनने वाला है वो कहीं किसी लूट का अड्डा ना बन जाए, ये देखना कांग्रेस की जिम्मेदारी होगी। और कांग्रेस के सामने ये बड़ी चुनौती है कि सरकार के हर कदम पर उनकी निगरानी हो और सरकार के हर काम को लेकर के वो उनकी पैनी नज़र हो और ये देखे कि बस्तर के आदिवासियों के साथ कहीं अन्याय ना हो पाए। ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी है कि सरकार वहाँ के विकास के बारे में रोड मैप बनाती है, वहाँ के आदिवासियों को उसका लाभ देती है, उनको अपने योजनाओं के साथ जोड़ती है। लेकिन ये देखना विपक्ष का काम निश्चित तौर पर होगा कि बस्तर का आदिवासी कहीं छला ना जाए, कहीं ठगा ना जाए। इस सरकार पर बस्तर के आदिवासियों का भरोसा कायम रहे, और यदि वो भरोसा टूटता है तो उसको बहाल कराने में कांग्रेस को सड़क पर उतरना होगा। तो ये चुनौतियां सरकार के लिए, सुरक्षा बलों के लिए और विपक्ष के लिए, सबकी चुनौतियां अपनी अपनी जगह है और सबकी चुनौतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुशांत जी, अमित शाह की बैठक में ड्रोन सर्विलांस, डिजिटल ट्रैकिंग और इंटरस्टेट नेटवर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा की बात हो रही है। क्या बस्तर अब देश का सबसे हाईटेक सुरक्षा मॉडल बनने जा रहा है? निसंदेह
मैं आपके माध्यम से पहले विकास उपाध्याय जी के बातों का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा सुरक्षा में नेता लेके ना घूमे। आपको विजय शर्मा जी का उन्होंने उदाहरण दिया। मैं विजय शर्मा जी के कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट उनको भेज दूंगा, व्यक्तिगत तौर पर आपके पास उपलब्ध भी होंगे लाइब्रेरी में आपके, कि जो बाइक में जवानों के साथ दूरस्थ क्षेत्रों में घूम रहे हैं, दुर्गम क्षेत्रों में, वो पैदल सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले हैं। वो रात के 2 बजे जिन क्षेत्रों में कभी पुलिस की आमदरत होती थी, आर्म फोर्स जाते थे, वहां का गृह मंत्री का काफिला सामान्य तौर पर निकल रहा है। ये उन्होंने दिखाया है इस बात पर। और रही बात माननीय सोशल मीडिया जायसवाल में जी दिखाने की, के लिए धर्मेंद्र नहीं, जी की, सोशल तो मीडिया निश्चित में दिखाने तौर के पर लिए नहीं, भरोसे का विषय इंस्टाग्राम है। में दिखाने के लिए नहीं, निश्चित धरातल पर क्या है भारतीय उस बात को जनता करो। पार्टी छत्तीसगढ़ के उन वनवासी क्षेत्रों में भरोसा जीती है और इस कारण से इस मनोबल के साथ हमने ये चुनौती स्वीकार की थी कि हम सशस्त्र नक्सलवाद 31 मार्च को समाप्त कर देंगे। और वो किया है भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय अमित शाह जी ने, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने, माननीय विजय शर्मा जी ने, मोदी जी की गारंटी के नाम पर हमने छत्तीसगढ़ को भारत के उग्रवाद क्षेत्र से बाहर कर दिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार की भावना के साथ कांग्रेस वहां पर वर्ग संघर्ष बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ का बस्तर वापस भौगोलिक संपदा के साथ देश के मानचित्र पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, जो अभी तक नहीं दर्ज कराया है। विकास जी, क्या सिर्फ सुरक्षा अभियान और विकास परियोजनाएं काफी हैं या बस्तर में भरोसे और भागीदारी की राजनीति ज्यादा जरूरी है? विकास उपाध्याय जी। देखिए, भरोसे और भागीदारी की आवश्यकता तो है। जिनका जल जंगल जमीन है, जिनका जल जंगल जमीन से नाता है, उन्हीं के साथ अगर धोखा हो जाएगा तो आप क्या कर लेंगे? भाई सुशांत जी की बात मैं सुन रहा था, धरातल क्या है, आज वास्तु स्थिति वहां पर क्या है, उसको पता लगाने की आवश्यकता है। ये आप और मैं नहीं, वहां के लोग इस बात को बयान करेंगे। मैंने वहां के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा हटाने की बात नहीं, जो इस बात का दावा करता है कि नक्सलवाद बस्तर में खत्म हो चुका है, वो बिना सुरक्षा के वहां घूम के दिखा दे। भाई बिना सुरक्षा के केदार कश्यप घूम लेंगे, हम मान लेंगे कि अपने घर से सुरक्षा हटा दे, हम मान लेंगे कि वहां नक्सलिज्म खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करना चाहती है, और ये एक जगह नहीं। मैं तो असम प्रदेश का प्रभारी रहा हूं। 6000 एकड़ का पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने, वहां की सरकार ने, जिसमें कीमती मिनरल्स हैं, जिसमें झाड़ जंगल जमीन, जिसमें जंगल है, जिसमें वन्य प्राणी है, वो 6000 एकड़ जमीन अडानी को दे दिया। उसी प्रकार से इस प्रदेश में भी जब ये सब कुछ दे देंगे, चिड़िया चुप जाएगी जब खेत, उसके बाद जिस कंपनी या जिस उद्योग घराने का ये बार बार नाम लेते हैं, सूरजपुर और सरगुजा में सपने बनाने में, सपना दिखाने में भारतीय जनता पार्टी न्यूयॉर्क में बैठक करने इनका कौन सा नेता गया था? आकर बोल देंगे सोना मत ये खरीदो, कब इसकी जन सुनवाई हुई थी, कब केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया गया था, ये भी बताएंगे क्या? घर में बैठकर काम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नेता आकर कह देंगे कि अदानी का जो नाम ले रहे हैं बार बार, ये सूरजपुर के बिगाड़ने वाला कोल खदान को तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, विकास जी सुशांत जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। विकास जी, जल जंगल जमीन का बिगाड़ने वाला है। विकास जी, सुशांत जी कुछ पूछ रहे हैं। जल जंगल जमीन की बहुत चिंता हो रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन भी होते थे, वो किसके खदान के लिए यहां पर आपके मुख्यमंत्री से गठबंधन करने या व्यापार निभाने आए थे? बता दीजिए राष्ट्रीय चैनल पर। केंद्र में आपको जानकारी, सुशांत जी, केंद्र सरकार की माइनिंग की एनओसी चाहिए रहती है, किसने दी, उसको भी तो पता लगाने की आवश्यकता है। जो न्यूयॉर्क में जाकर बैठक करता है, केंद्र सरकार के किस मंत्री, किस नेता के बोलने से एनओसी दी गई, उसको भी जरा पता कर लेना। जारी हुआ तत्कालीन समय की यूपीए सरकार की भारतीय जनता पार्टी जारी हुआ सिर्फ इस देश के जल जंगल जमीन को बेचना चाहती है, और इसके सैकड़ों उदाहरण है, इसके सैकड़ों उदाहरण सामने निकल कर आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन को बनाती है सरकार का पैसा, जनता की टैक्स का पैसा दे दिया जाता है अडानी को। एयरपोर्ट को बनाया जाता है जनता के पैसे से, उसको दे दिया जाता है अडानी को। पोर्ट को बनाया जाता है जनता के पैसे से, उसको दे दिया जाता है अडानी को। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के ग्रिप में है। ठीक है विकास जी, बस्तर में जिस जगह कॉर्पोरेट बिछाने की बात कर रहे हैं, धनवंत जी, बस्तर में अब बंदूकें कम हुई है, कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या जमीन पर लोगों का डर और अविश्वास भी उतनी तेजी से खत्म हुआ है, ऐसा लग रहा है आपको? उद्योगपतियों के लिए जो वहां पर आकर जल जंगल जमीन को खत्म करने वाले। ठीक है विकास जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है धनवंत जी प्लीज। देखिए जी,
जितनी तेजी से बंदूकें कम हुई हैं उतनी तेजी से यदि आप कहेंगे कि विश्वास बहाल हो जाए तो ये संभव नहीं है। उसके लिए सरकार को काफ़ी काम करना पड़ेगा। सरकार को वहाँ के लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा, लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, सरकारी योजनाओं के जरिए उन तक पहुँचना होगा, कम्युनिकेशन गैप जो है उसको दूर करना पड़ेगा, जो सुविधाएं वहाँ अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई है वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी, तब जा करके ये विश्वास की बहाली होगी। डर अभी खत्म नहीं होगा, डर खत्म होने में वक्त लगेगा, उसके लिए भी सब लोगों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। जहाँ तक बस्तर के विकास की बात हो रही है तो बस्तर में अडानी भी आएगा, अंबानी भी आएगा, टाटा भी आएगा, बिरला भी आएगा, मोजरबियर भी आएगा। ना तो उसको कांग्रेस रोक पाएगी ना उसको रोकना चाहती है। टीवी पर बोलना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस उसको ना तो रोक पाएगी ना उसको रोकना चाहती है। सरकार इन सारी कंपनियों को लेकर के वहाँ आने वाली है, वहाँ के संसाधनों का दोहन होगा, वहाँ के विकास का रोड मैप बनेगा और ये सारे संसाधन का वहाँ से दोहन किया जाने वाला है। ये तय है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आने वाला है। कांग्रेस जो कह रही है कि हम उनको रोक लेंगे, तो ये ना तो उनको रोकना चाहते हैं ना रोक पाएंगे, दोनों बात है। तो रोकना भी नहीं चाहते हैं, कहना अलग बात है, करना दूसरी बात होती है। बस्तर का विकास तभी तेजी से होगा जब वहाँ निजी कंपनियों का निवेश बढ़ेगा, वहाँ निजी कंपनियां आएंगी और वहाँ, लेकिन ये देखना दोनों की जिम्मेदारी है कि वहाँ की संसाधनों की लूट ना हो, वहाँ के जल जंगल जमीन की लूट ना हो। वो बस्तर जो आज हरा भरा इलाका है वो वीरान और उजाड़ ना हो जाए, वहाँ का जो संसाधनों का दोहन है वो नियंत्रण पर रहे। लेकिन डेवलपमेंट के लिए इन सारी चीज़ों पर जाना पड़ेगा और वो उस पर नियंत्रण रहे, उसको लेकर उसकी जो क्षतिपूर्ति होती है वो क्षतिपूर्ति होती रहे, ये देखना जिम्मेदारी सरकार की है, प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन मैं लगातार तीसरी बार ये बात कह रहा हूँ कि सरकार यदि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कहीं विफल होती दिखाई देगी, कहीं ऐसा लगेगा कि सरकार उसमें कोताही बरत रही है, किसी का पक्ष ले रही है, वो आदिवासियों के हितों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये रोकना, सरकार पर अंकुश लगाना विपक्षी जिम्मेदारी तो है ही। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। जंगल अब खामोश है तो हुकूमत इसे जीत बता रही है, मगर जमीन की बेचैनी अब भी कई सवाल उठा रही है। बस्तर में लड़ाई अब बंदूक की नहीं, भरोसे और हक की है। देखना यह है विकास जनता तक जाता है या सिर्फ खदानों तक रह जाता है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।